प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद बहुत अधिक महत्व का पद माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है और संसदीय शासन प्रणाली में शासन की समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और मंत्रिमंडल की इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे ब्रिटेन में सम्राट है, और जो वास्तविक कार्यपालिकाएं होती हैं वो मंत्रिमंडल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ही के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कार्य करता है। तो इसलिए जो मुख्य रूप से जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में केंद्रित होती हैं। जैसा कि रैमजे मेयर ने लिखा है, उसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि उतने अधिकार संसार के किसी संवैधानिक शासक, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। तो इस कथन से रैमजे मेयर का जो कथन है वो ये स्पष्ट करता है कि उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक व्यापक और विशाल हैं। ब्रिटेन में यदि हम प्रधानमंत्री पद के उद्भव और विकास की चर्चा करें तो जिस तरह से ब्रिटेन में ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है, उसी तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री पद का भी विकास हुआ है। सन 1721 में सबसे पहले रॉबर्ट वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस पद का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो सन 1878 में मिलता है, जब लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री पद का क्रमिक रूप से विकास हुआ है, किसी समय विशेष में इसका निर्माण नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन वहाँ परंपराएं स्थापित हैं। सम्राट किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है, उसे कुछ परंपराएं हैं जिनका पालन करना पड़ता है कि आम चुनावों में, यानी कॉमन सभा के या लोक सदन के जब आम चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जिस दल को भी बहुमत प्राप्त हो जाता है उस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में सम्राट स्वविवेक से निर्णय लेता है कि किसके द्वारा सरकार गठित की जा सकती है। इस संदर्भ में भी ये परंपराएं हैं कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो भी गठबंधन है, उस गठबंधन को जिसने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की हैं उसको वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन ये इस नियम का सदैव पालन नहीं होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के लिए कॉमन सभा का सदस्य होना यानी अनिवार्य है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं। उच्च सदन लॉर्ड सभा कहा जाता है और निम्न सदन को कॉमन सभा या लोक सदन कहा जाता है। तो उसके लिए कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वो राज्यसभा से भी लिया जा सकता है और लोकसभा से भी लिया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में उसे कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक माना जाता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने से पहले हम ब्रिटिश संविधान के बारे में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में जो उक्तियाँ, जो कथन प्रचलित हैं, विद्वानों के द्वारा जो व्यक्त किए हैं, उन पर विचार करते हैं। विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, यानी प्रधानमंत्री को नक्षत्रों का मतलब होता है यहाँ मंत्री, और उनके बीच में चंद्रमा है। तो इस तरह से उन्होंने नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा कहा है। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है, कि वह धुरी है जिस पर संपूर्ण शासन घूमता है। जैनिक जी के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा, यानी जैनिक जी ने तो उसे संपूर्ण संविधान की आधारशिला ही कह दिया है। और एमजे मेयर के अनुसार मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है।
तो इस तरह से जो मंत्रिमंडल है वो राज्य रूपी जो यंत्र है, जहाज है, उसका यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। इसी तरह से लॉर्ड मार्ने ने उसे समान पद वालों में प्रथम कहा है। तो ये जितने भी उक्तियाँ कथन हैं वो इस बात को की ओर संकेत करते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री बहुत अधिक महत्व रखता है, महत्व का पद है और इसे व्यापक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं उनको हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहली है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। तो इस संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यपालिका से संबंधित निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, यानी मंत्रिमंडल का जो निर्माण किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री को शामिल करने में स्वतंत्र होता है, संविधान उसे कोई बाध्यता नहीं लगाता है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके मंत्रिमंडल में दल के प्रमुख नेता सम्मिलित हों, साथ ही देश में जो विभिन्न गुटों के जो का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना चाहिए। वह मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल का अंत हो जाता है। तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल से संबंधित उसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, उसका संचालन करता है, मंत्रियों को नियुक्त करता है, उनके मध्य विभिन्न विभागों का वितरण करता है और विभिन्न मंत्रियों के मध्य में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यदि वह किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल उसकी उपेक्षा करता है तो ऐसी स्थिति में वो त्यागपत्र दे देता है और उसका त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल या कार्यपालिका संबंधित उसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। प्रधानमंत्री की कॉमन सभा से संबंधित शक्तियाँ या जिसे विधायी शक्तियाँ अपन कह सकते हैं। तो जैसे पहले ही बताया गया है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा उच्च सदन है और कॉमन सभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। इसे लोक सदन भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री कॉमन सभा का नेता भी होता है, यानी जो कॉमन सभा है उस कॉमन सभा का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री की देखरेख में संपूर्ण कानून निर्माण की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो सामान्यतः मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए जाते हैं और मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। इसलिए जितने भी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो व्यवहार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित की जाती है, देखरेख में पूरी की जाती है। महत्वपूर्ण विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशन में तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री शासन से संबंधित अधिकृत वक्तव्य संसद में प्रस्तुत करता है। मान लीजिए पार्लियामेंट में किसी मंत्री से या शासन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है और उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो जो अंतिम अधिकृत वक्तव्य होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। उसके द्वारा जो बात कही जाती है वो मंत्रिमंडल की बात होती है और उसे मान लिया जाता है। वह सम्राट को परामर्श देकर कॉमन सभा को भंग करवा सकता है। तो इस तरह से कॉमन सभा के से संबंधित भी उसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रशासन का संचालन करना, वह संपूर्ण देश में प्रशासन के संचालन का कार्य करता है। वह शासन का मुखिया होता है। शासन के समस्त विभाग उसी की देखरेख में कार्य करते हैं। वह विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। 2 या 2 से अधिक विभागों के मध्य मतभेद होने पर उनका समाधान करता है। तो जो पूरा प्रशासन है उस पूरे प्रशासन का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक वैदेशिक शक्तियों का संबंध है, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों के अभिवृद्धि का कार्य करता है।
वह अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते का पालन करवाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में या वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। दल का नेता, प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है और दल के नेता के रूप में वो दल के संगठन तथा उसकी गतिविधियों की देखरेख या उनके संचालन का कार्य करता है। दल के चुनाव घोषणा पत्र जो तैयार किया जाता है वह प्रधानमंत्री की देखरेख में तैयार किया जाता है। तो इस तरह से दल का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो प्रधानमंत्री ही तैयार करवाता है। देश में आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जाते हैं और दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री दल में अनुशासन तथा एकता बनाए रखने का कार्य करता है। जहाँ तक संकटकालीन शक्तियाँ हैं तो संकट काल के समय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बहुत अधिक व्यापक हो जाती हैं और वो एक तरह से तानाशाह के रूप में कार्य करने लग जाता है। यदि हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में देखें तो लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल ने महत्वपूर्ण शक्तियों को हासिल किया था। तो संकट काल में उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक व्यापक हो जाती हैं और एक तरह से उसका व्यवहार है वो तानाशाह जैसा हो जाता है। जहाँ तक नियुक्तियों का प्रश्न है, सम्राट के द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की जाती हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। वह लॉर्ड सभा में नए लॉर्ड्स नियुक्त करने के लिए सम्राट को परामर्श देता है। सभी उपाधियाँ सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री को नियुक्ति या संरक्षण से संबंधित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स।